नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग इतिहास के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इतिहास में भी अपना टॉपिक होगा ब्रिटिश प्रशासन। ब्रिटिश प्रशासन। तो देखें, ये पूछा जाए कि स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? तो स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? तो सहायक संधि प्रणाली वेलेजली ने शुरू की थी। लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी प्रणाली शुरू की जी? सहायक संधि प्रणाली। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राज्य हड़प की नीति किसने प्रारंभ की? तो राज्य हड़प की नीति किसने प्रारंभ की जी? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ की। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति क्या की जी? प्रारंभ की। और लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। तो ये पूछा जाए कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है जी? लॉर्ड डलहौजी को। तो देखें, स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि प्रणाली वेलेजली, राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के काल में ही भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी। और भारत में सर्वप्रथम रेल जो चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चली थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में आधुनिक स्वशासन का क्या माना जाता है जी? जनक माना जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखें, बंगाल का प्रथम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जी? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। जबकि ये पूछा जाए कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक, शिक्षा
प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्या माना जाता है जी? जनक माना जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग। और जो 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल भी कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था। यानी भारत का प्रथम वायसराय भी किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। और देखें 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत का शासन भारत सचिव के माध्यम से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में होगा। यह घोषणा महारानी विक्टोरिया ने कब की जी? 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत का शासन भारत सचिव के माध्यम से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होगा। तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन थे जी? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन किसने किया? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। तो ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन किसने किया जी? लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी किसने लागू किया जी? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने। इसी प्रकार लॉर्ड कर्जन के बाद में कौन बने जी? लॉर्ड कर्जन के बाद में कौन बने जी? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई जी? तो फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड मिंटो ने अपनाई। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में की गई? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से
दिल्ली, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में की गई जी? लॉर्ड हार्डिंग के काल में, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। इसी प्रकार जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, उसको समाप्त किसके कार्यकाल में? बंगाल विभाजन को रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड हार्डिंग थे। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित भी किसके काल में की गई? लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही की गई। इसी प्रकार उसके बाद में बनते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है जी? 13 अप्रैल 1919। उस समय भारत के वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश जनरल डायर ने दिए थे। तो ये पूछा जाए कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश किसने दिए? जनरल डायर ने। जबकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? जो 1919 में 19 मार्च 1919 को जो रोलक्ट एक्ट कानून बनाया, रोलक्ट एक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं, इसके विरोध में ही कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जबकि जलियांवाला बाग कहां पर है? जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश किसने दिए? जनरल डायर ने। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। टॉपिक का नाम क्या है जी? 1857 की क्रांति। तो ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति के कारण क्या थे? तो देखें, 1857 क्रांति के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक, यानी सभी 1857 क्रांति के क्या थे जी? कारण थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था जी? तो 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1857 क्रांति के कारण तो थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्रांति का तात्कालिक कारण गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस किससे काटना? मुंह से काटना। तो ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस किससे काटना? मुंह से काटना। उस समय एक राइफल थी रॉयल एनफील्ड, P53। तो इसमें जो कारतूस डाले जाते थे वो किसकी चर्बी के बने हुए थे? गाय व सुअर की चर्बी। यानी अंग्रेजों का मकसद था
कि भारतीयों के धर्म को क्या करना, भ्रष्ट करना। इसलिए जो P53 राइफल थी उसमें जो कारतूस डाले जाते थे वो किसके बने हुए थे, गाय व सुअर की चर्बी के बने हुए थे। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की प्रथम घटना कब घटित हुई, तो 1857 क्रांति की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई। कहां पर घटित हुई जी, बैरकपुर की छावनी, बैरकपुर की छावनी। और बैरकपुर की छावनी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। तो ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की प्रथम घटना कब घटित हुई, तो 1857 क्रांति की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई। कहां पर घटित हुई जी, बैरकपुर की छावनी। और बैरकपुर की छावनी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। जबकि ये पूछा जाए कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का जवान था, तो मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का जवान था जी, 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री का जवान था, 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। अब मंगल पांडे ने यानी इन कारतूसों को काटने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसलिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई जी, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये पूछा जाए कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। और इसको फांसी क्यों दी गई थी, क्योंकि मंगल पांडे ने कारतूसों को काटने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की तारीख कौन सी निश्चित की गई, तो 1857 क्रांति की तारीख 31 मई 1857 तय की गई थी। तो ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की तारीख कौन सी निश्चित की गई थी, तो 1857 क्रांति की तारीख 31 मई 1857 तय की गई थी। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति के प्रतीक क्या थे, तो 1857 क्रांति के प्रतीक रोटी या चपाती और कमल का फूल। तो 1857 क्रांति के प्रतीक क्या थे जी, 1857 क्रांति के प्रतीक थे रोटी, चपाती और कमल का फूल। तो ये पूछा जाए 1857 क्रांति की तारीख तो कौन से निश्चित की गई, 31 मई 1857। जबकि 1857 क्रांति के प्रतीक क्या थे, रोटी या चपाती और कमल का फूल। जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो देखें 1857 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया जी, तो 1857 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। तो क्रांति की तारीख तो कौन सी तय की गई, 31 मई 1857। प्रतीक क्या थे, रोटी, चपाती, कमल का फूल। और नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। तो देखें तारीख तो 31 मई 1857 तय की गई थी कि अपने को अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ 31 मई को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना है। लेकिन गड़बड़ हो गया जी, 10 मई 1857 मेरठ यूपी में क्रांति की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1857 क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है जी, 10 मई 1857 से। कहां से मानी जाती है, मेरठ यूपी से मानी जाती है। तो 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 से मानी जाती है। और कहां से मानी जाती है, मेरठ यूपी से।
देखें, ये पूछे कि 1857 क्रांति की शुरुआत तो 10 मई 1857, जबकि ये पूछा जाए कि 1857 क्रांति की प्रथम घटना कब घटित हुई, तो 1857 क्रांति की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई थी। उसके बाद में बहादुर शाह जफर द्वितीय को जेल में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि क्रांति 10 मई 1857 को हो गई, इसके कारण, जबकि तारीख कौन सी तय की गई थी, 31 मई 1857, जबकि इसकी शुरुआत कब से हो गई, 10 मई 1857। इसलिए क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। इसलिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ के कहां पर डाल दिया गया, जेल में। तो ये पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को जेल में कहां पर रखा गया, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को जेल में रंगून, म्यांमार में रखा गया। तो ये पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को जेल में कहां पर रखा गया, तो रंगून, म्यांमार। जबकि ये पूछा जाए कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पर है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा भी कहां पर है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून, म्यांमार में है। इसी प्रकार यानी क्रांति का नेतृत्व किया है। जैसे ये पूछा जाए कि दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया। जबकि ये पूछा जाए कि लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ में नेतृत्व किया बेगम हजरत महल। बेगम अवध। जबकि ये पूछा जाए कि कानपुर में नेतृत्व किसने किया, तो कानपुर में नेतृत्व किया है नाना साहब एवं तात्या टोपे। जबकि ये पूछा जाए कि झांसी में नेतृत्व किसने किया, तो झांसी में किया रानी लक्ष्मीबाई। यानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया, जगदीशपुर बिहार में है जी, कुंवर सिंह ने किया। जबकि ये पूछा जाए कि इलाहाबाद का वर्तमान में नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया जी, लियाकत अली खान ने। तो ये पूछे कि दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम अवध। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिसके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। जगदीशपुर जो बिहार में है, कुंवर सिंह ने किया। और इलाहाबाद में किसने किया, लियाकत अली खान ने। ब्रिटिश भारत के तहत स्वतंत्रता संग्राम। यानी ब्रिटिश भारत के तहत स्वतंत्रता संग्राम। तो देखें, ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। तो ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ जी, 1905 में। जबकि ये पूछा जाए कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जी, तो लॉर्ड कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे जी, लॉर्ड कर्जन थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई और कहां पर हुई थी जी? ढाका में हुई थी। तो ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड मिंटो थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ? तो देखें 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ जी। 1907 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ। और इसमें कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। एक थे गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी कौन से अधिवेशन में दो भागों में बट गई? तो कांग्रेस पार्टी सूरत अधिवेशन में दो भागों में बट गई। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने की थी। और ये गरम दल और नरम दल में बट गई। तो गरम दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जबकि नरम दल के नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन से दल के नेता थे जी? नरम दल के नेता थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी सूरत अधिवेशन में बट गई थी, इसका एकीकरण कब हुआ? तो इसका एकीकरण 1916 ईस्वी में हुआ। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो कांग्रेस पार्टी 1907 में सूरत अधिवेशन में दो भागों में गरम दल और नरम दल में बट गई थी, तो इसका एकीकरण कौन से अधिवेशन में हुआ जी? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। और देखें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड होर्डिंग थे। लॉर्ड होर्डिंग। जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द कब किया गया जी? 1911 में। और 1911 में भारत के वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड होर्डिंग थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत की पहले राजधानी कलकत्ता थी। भारत की राजधानी पहले क्या थी जी? कलकत्ता थी। और कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911 में घोषणा हुई, जबकि 1912 में इसका स्थानांतरण हो गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड होर्डिंग थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक व एन.बी. सेंट ने किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना। तो ये पूछा जाए कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक व एन.बी. सेंट ने की थी। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखें असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। असहयोग का अर्थ होता है कि भारतीयों का ये मानना था कि अंग्रेज लोग भारत में इसलिए जमे हुए हैं कि अपन लोग अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। यदि अपन लोग इनका सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज यहां से चले जाएंगे। इसलिए
महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। और महात्मा गांधी किसके पुजारी थे जी? महात्मा गांधी अहिंसा की पुजारी थे। महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी स्थान 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी स्थान, जो कि कहां पर है? गोरखपुर यूपी में है। यहां पर चोरी चोरा कांड हो गया। तो ये पूछा जाए कि चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। और चोरा चोरी स्थान कहां पर है? गोरखपुर यूपी में है। और चोरा चोरी कांड होने की घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था? वापस ले लिया था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो देखें, साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। जबकि ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन तो कब किया गया जी? 1927 ईस्वी में। जबकि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो देखें, भारतीय संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो साइमन कमीशन का गठन भारतीय संवैधानिक एवं राजनीतिक अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब साइमन कमीशन का गठन भारतीय संवैधानिक राजनीतिक अधिनियम की जांच करने के लिए किया गया 1927 में। लेकिन ये भारत कब आया? 1928 में। और जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जो भी सदस्य थे वो सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का क्या किया? विरोध किया। और जब ये साइमन कमीशन लाहौर आया, तो लाहौर में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करते हुए साइमन कमीशन गो बैक, काले झंडे दिखाए गए। और लाला लाजपत राय इसमें जो आंदोलन हो रहा था इसमें सबसे आगे थे। इसलिए अंग्रेजों ने इसके ऊपर क्या भांजी? लाठियां भांजी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसलिए पूछा जाए कि शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेर ये पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां पड़ रही थी तो लाला लाजपत राय ने कथन कहा था कि मेरे सीने पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटेन के लिए एक एक कील ताबूत सिद्ध होगी। ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने। और उसके बाद में लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये पूछा जाए कि शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी 12 मार्च 1930 ईस्वी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी दांडी स्थान तक। तो ये पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 6 अप्रैल 1930 दांडी। और जब सविनय अवज्ञा, इसको दांडी मार्च भी कहते हैं, और जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड इरविन थे। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो
तो उस समय कौन थे जी? लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफार खान ने। पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाए कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? तो देखें, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए जी। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए? लंदन में। पहला हुआ 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तीनों के तीनों कहां पर हुए हैं जी? लंदन में हुए हैं। जबकि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये पूछा जाए कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जी? दूसरे में। और जबकि तीनों के तीनों हुए कहां थे? लंदन में हुए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में, जिसमें कांग्रेस ने क्या लिया था? भाग लिया था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ। 9 अगस्त 1942। और जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये पूछा जाए कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो देखें, कैबिनेट मिशन भारत कब आया जी? मार्च 1946 में आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया जी? मार्च 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन में अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस व स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, यानी स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर व पैथिक लॉरेंस सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का क्या था जी? अध्यक्ष था। तो ये पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कौन सी योजना के आधार पर किया गया? तो भारत में संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था, जिसमें स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस, जिसमें पैथिक लॉरेंस इसका क्या था जी? अध्यक्ष था। जबकि ये पूछा जाए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार थी? उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी जी। और प्रधानमंत्री कौन था? एटली थे, क्लीमेंट एटली। यानी उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी, जबकि प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। नमस्कार, मैं तुलसीराम एसके बुक्स एंड एसके कोचिंग के एडिटिंग एंड टीचिंग स्टाफ से हूं। जो बच्चे एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसके बुक्स लेकर आया है ये गाइड तथा ये पेपर सेट। एमआर की संपूर्ण जानकारी के लिए इस बुक पर ये जो क्यूआर कोड दे रखा है, यहाँ से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। पहले एमआर की एक ही एग्ज़ाम हुआ करती थी, इस बार एमआर आईनेट के रूप में 2 स्टेज में इसकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये गाइड बनाई गई है और फर्स्ट स्टेज के लिए ही ये पेपर सेट तैयार किया गया है। देखिए ये गाइड है, इसमें तीनों ही सब्जेक्ट गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों ही सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। और तीनों ही सब्जेक्ट इसमें लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार विथ थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे। मैथ में जो सॉल्यूशन दे रखा है वहाँ शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इस बुक में,
क्योंकि एमआर का जो पेपर है उसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस गाइड में 4 मॉडल पेपर दे रखे हैं, जिन मॉडल पेपर से आपको देखकर ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न एग्ज़ाम का होगा। इस गाइड में हमने जो एमआर की पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं नेवी की, उनसे क्वेश्चंस लिए गए हैं, उनसे क्वेश्चन लिए हैं तथा वहाँ से भी क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से नेवी एमआर में क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वहाँ से भी तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें संकलित किए गए हैं। तो ये जो गाइड है ये लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई बुक है। बात करते हैं पेपर सेट के बारे में। ये पेपर सेट है, इसमें कुल 57 पेपर्स दे रखे हैं जो अभ्यास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पेपर सेट। देखिए ये जो गाइड और पेपर सेट है ये एस के बुक्स एंड एस के कोचिंग का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार ही तैयार किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप NERGD का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अप्रैल में NERGD का, उसका हमने अलग से वीडियो बनाकर डाला है कि हमारी बुक्स हैं उनमें से 85% से 95% तक के क्वेश्चंस हमारी बुक से मिले हैं। तो वहां आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी है। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का अपना महत्व होता है। हमारा ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है उसका 100% रिजल्ट रहता है। तो आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 9812015967 पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।